Hello students, again very warm welcome to our video lecture classes. Now today we are going to discuss about हाइड्रोग्राफ्स. इसके पहले हमने क्या देखा था? रैशनल मेथड देखा था पीक रन ऑफ एस्टिमेशन की. ठीक है, आज हम देख रहे हैं हाइड्रोग्राफ. सिंपल है, यदि हम डिस्चार्ज वर्सेस टाइम का अगर ग्राफ प्लॉट करते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोग्राफ. एक तरफ हमारा डिस्चार्ज है, वाई एक्सिस पे, और यहाँ पे हम क्या ले रहे हैं? टाइम, एक्स एक्सिस. ये क्या है? अपना ए पॉइंट है, और यहाँ से थोड़ा सा ये एम पॉइंट है, ये ए पॉइंट है, ये यहाँ पे है बी पॉइंट, ये है पी पॉइंट, ये है सी पॉइंट, ये है डी पॉइंट, और ये एन पॉइंट. ठीक है, इससे हम हाइड्रोग्राफ अच्छे से समझ पाएंगे. तो डिस्चार्ज वर्सेस जो टाइम है, डिस्चार्ज है वर्सेस टाइम का जो ग्राफ है, वो हमें हाइड्रोग्राफ देता है. तो सबसे पहले हाइड्रोग्राफ्स के कंपोनेंट हम देखते हैं. ठीक है, ये हाइड्रोग्राफ है, इसको और आगे समझते हैं. तो हाइड्रोग्राफ के कंपोनेंट्स, तो कंपोनेंट्स ऑफ हाइड्रोग्राफ. कंपोनेंट्स ऑफ हाइड्रोग्राफ में सबसे पहले एम ए जो है, इसको क्या कहते हैं एक एक करके हम समझते हैं. ये क्या है? एम ए, पहला कंपोनेंट. एम ए जो पार्ट है हाइड्रोग्राफ का, उसे हम बोलते हैं बेस फ्लो रिसेशन. क्या बोलते हैं उसको? बेस फ्लो रिसेशन. क्या होता है ये बेस फ्लो रिसेशन? ठीक है, इसको देखते हैं. तो सबसे पहले बेस फ्लो रिसेशन से पहले हम एक चीज़ और जान लेते हैं कि while long term runoff concerned with the estimation of yield was high. ठीक है, यदि बहुत लंबे समय से रन ऑफ हो रहा है तो उसकी यील्ड बहुत ज़्यादा आएगी. तो हम एक कंसिडर करते हैं कैचमेंट एरिया कोई भी. ठीक है,
तो किसी भी कैचमेंट एरिया में कंसिडर अ कंसंट्रेटेड स्टॉर्म प्रोडक्टिविटी अ फेयरली यूनिफॉर्म रेनफॉल ऑफ ड्यूरेशन डी ओवर अ कैचमेंट। ये हमारा एक कैचमेंट एरिया है। ये क्या है? एक कैचमेंट। ठीक है, ये स्ट्रीम्स हैं, ये मेन स्ट्रीम है, इस आउटलेट, ये स्ट्रीम। तो एक कैचमेंट कंसिडर करते हैं और उसमें एक कंसिडर करते हैं हम कि एक कंसनट्रेटेड स्टॉर्म प्रोड्यूसिंग ए फेयरली यूनिफॉर्म रेनफॉल ऑफ ड्यूरेशन डी। किसी भी डी ड्यूरेशन पे एक यूनिफॉर्म रेनफॉल यहाँ पे हो रही है इस कैचमेंट पे। ठीक है, तो after the initial losses and infiltration losses are met, the rainfall excess reach a stream through overland or channel flow। जब पूरे लॉसेस हो जाते हैं, इंटरसेप्शन जो अपन ने पढ़े थे, इन्फिल्ट्रेशन हो जाता है ना, तो उसके बाद में क्या होता है, फिर जब पूरा सॉइल सेचुरेटेड हो जाती है, सारे पोर्स इसके फिल हो जाते हैं, है ना, इन्फिल्ट्रेशन जितना होना था हो जाता है, उसके बाद रेनफॉल एक्सेस जिसको बोलते हैं वो इन स्ट्रीम से होते हुए कहाँ जाती है? इन स्ट्रीम से होते हुए मेन स्ट्रीम पे आएगी। ये जो मेन स्ट्रीम है यहाँ पे आएगी, स्लोप इसका इस तरफ है, तो मेन स्ट्रीम पे आई। फिर क्या होगा ये, या फिर ओवरलैंड जो फ्लो है उससे मैं कहाँ पे आएगी? चैनल तक आएगी, चैनल से मेन स्ट्रीम तक आएगी। इन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन अ सर्टेन अमाउंट ऑफ स्टोरेज इज built up in the overland and channel flow phases। तो एक कुछ अमाउंट होता है स्टोरेज का, ठीक है, जो किससे फिल होता है? कुछ अमाउंट जो स्टोरेज होंगे यहाँ पे, जैसे डिप्रेशन स्टोरेज में कुछ वाटर जाके जो ओवरलैंड फ्लो का या इस चैनल का है, इसके बीच में यदि कोई एक डिप्रेशन आ गया तो वहाँ पे फुल होगा वो पहले, उसके बाद आगे बढ़ेगा वाटर, तो उसको फिल करने में लग जाता है कुछ अमाउंट। ठीक है, तो देयर इज अ टाइम लैग बिटवीन द अकरेंस ऑफ रेनफॉल इन द बेसिन and the time when that water passes the gauging station at the basin outlet। जो एक बेसिन है हमारा, ठीक है, जब रेनफॉल हुई, रेनफॉल के होने और वो टाइम जब वाटर जो गेजिंग स्टेशन हमने जो लगा के रखा है यहाँ पे आउटलेट पे, वहाँ तक पास होने में जो टाइम लगता है, जो टाइम इंटरवल है, जब बारिश हुई और यहाँ तक जो पानी पहुँच रहा है, ये वाटर पहुँच रहा है, उसके बीच वो टाइम है, उसको हम क्या बोलते हैं? लैग, टाइम लैग। ठीक है, द रन ऑफ मेजर्ड एट द स्ट्रीम गेजिंग स्टेशन विल गिव अ टिपिकली हाइड्रोग्राफ। जो रन ऑफ है हम जो यहाँ पे मेज़र कर रहे हैं, ये हमें एक हाइड्रोग्राफ देता है यदि हम टाइम जो ड्यूरेशन ऑफ रेनफॉल इज ऑल्सो मार्क्ड इन दिस फिगर टू इंडिकेट द टाइम लैग इन द रेनफॉल एंड रन ऑफ। रेनफॉल और रन ऑफ के बीच में जो टाइम लैग है, ठीक है, उसको यहाँ पे मार्क किया हुआ है। और यहाँ पे ये हाइड्रोग्राफ कैसे बना? यहाँ पे जो डिस्चार्ज मिल रहा है हमें स्ट्रीम पे, उसको और टाइम को, दोनों को प्लॉट हम जब करते हैं तो हमें हाइड्रोग्राफ तैयार होता है। तो कुल मिला के ये रन ऑफ हाइड्रोग्राफ हम इसको बोल सकते हैं। ठीक है, और जब हम किसी भी मतलब एक सिंगल रेनफॉल का
द हाइड्रोग्राफ ऑफ दिस काइंड विच रिजल्ट ड्यू टू एन आइसोलेटेड स्टॉर्म, किसी भी आइसोलेटेड स्टॉर्म का या किसी भी सिंगल स्टॉर्म का जब हम हाइड्रोग्राफ प्लॉट करते हैं तो उसमें सिंगल पीक होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, सिंगल पीक होता है। जैसे कि ये सिंगल पीक आपको दिख रहा है, या आइसोलेटेड स्टॉर्म का है, ये सिंगल स्टॉर्म, हमने कोई भी एक पर्टिकुलर टाइम पे एक सिंगल स्टॉर्म मान के चले तो इसलिए वन पीक हमें दिख रहा है। इट हैज़ 3 कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, इसमें 3 कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं हाइड्रोग्राफ में। सबसे पहला होता है राइजिंग लिम, राइजिंग मतलब ये डिस्चार्ज बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है, एक पीक तक आया, हाईएस्ट डिस्चार्ज। उसके बाद ज्वाइनिंग पॉइंट, उसके बाद क्या बोलेंगे हम, ज्वाइनिंग पॉइंट, जैसे ए है राइजिंग लिम ज्वाइनिंग पॉइंट, द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द राइजिंग लिम एंड पॉइंट बी। स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ राइजिंग लिम क्या है, ये ए, और पॉइंट बी क्या है, ये एंड पॉइंट ऑफ राइजिंग लिम। द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, बी को क्या बोलेंगे हम, द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, और ये क्या है, ये ज्वाइनिंग पॉइंट है। और क्रिस्ट सेगमेंट किसको बोलेंगे, इस बीसी को। यहाँ से जो बड़ा डिस्चार्ज बढ़ते गया एक पीक तक आया, फिर कम हो रहा है डिस्चार्ज, पीक के बाद कम होता है, तो ये बी से सी तक का पार्ट को हम क्या बोलते हैं, क्रेस्ट सेगमेंट। ठीक है, बिटवीन द 2 पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन विथ अ पीक पी इन बिटवीन। और इन दोनों पॉइंट जो कि रिसेशन पॉइंट हैं, जो क्रेस्ट सेगमेंट बीसी है, इसके बीच में एक पॉइंट होता है जिसको हम पी बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, पी, और इसको हम पीक बोलते हैं, पीक भी बोलते हैं इसको। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, फॉलिंग लिम्ब होता है एक, जो कि सी से चालू होता है, सी से डी तक का जो सेगमेंट है इसको हम क्या बोलते हैं, फॉलिंग लिम्ब, LIMB लिम्ब, ये क्या बोलते हैं इसको हम, फॉलिंग लिम्ब। ठीक है, या इसको हम बोलते हैं डिप्लीशन कर्व CD, इसको हम क्या बोलते हैं, डिप्लीशन कर्व, इसको क्या बोलते हैं हम, डिप्लीशन कर्व CD, जो कहाँ से स्टार्ट होता है, सेकंड पॉइंट ऑफ डिफ्लेक्शन, ये है सेकंड पॉइंट ऑफ डिफ्लेक्शन। ये क्या है, राइजिंग लिम्ब। ये क्या है, क्रेस्ट सेगमेंट, इसको क्या बोलते हैं, ठीक है। आइए एक एक करके हम और अच्छे से इसको डिटेल में समझते हैं। ये जो है, ये पीक फ्लड है, मतलब हाईएस्ट फ्लड अगर हो रहा होगा यहाँ पे, ये पीक फ्लड है, यहाँ से यहाँ तक पीक फ्लड। ठीक है, पीक फ्लड है, ये बेस फ्लो है, ठीक। हम बात कर रहे थे कंपोनेंट्स ऑफ हाइड्रोग्राफ की। सबसे पहला कंपोनेंट ऑफ हाइड्रोग्राफ का क्या है, जो मेजर कंपोनेंट है, एज इंडिकेटेड द इसेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ अ हाइड्रोग्राफ आर राइजिंग लिम्ब, क्रेस्ट सेगमेंट और रिसेशन लिम्ब। तो सबसे पहला क्या है,
पहला जो कंपोनेंट है दी क्रेस्ट सेगमेंट, क्रेस्ट सेगमेंट कहाँ पे है? ये बी से जो चले हम सी तक, ये क्या है? क्रेस्ट सेगमेंट। तो द क्रीस्ट सेगमेंट, इसको समझते हैं। द क्रीस्ट सेगमेंट इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ हाइड्रोग्राफ, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, एज इट कंटेन्स द पीक फ्लो। क्यों? क्योंकि इसमें पीक फ्लो इसी ड्यूरेशन में एक पीक फ्लो हमको मिलता है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। द पीक फ्लो अकर्स व्हेन द रन ऑफ फ्रॉम वेरियस पार्ट ऑफ द कैचमेंट साइमल्टेनियसली कंट्रीब्यूट अमाउंट टू अचीव द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ फ्लो एट द बेसिन आउटलेट। इसी समय में बी से सी तक के समय में जो पीक हमें मिल रहा है, इस इंस्टेंट पे, ये जो टाइम है यहाँ पे इस लाइन पे जो टाइम इसके रिस्पेक्ट में हमें जो मिल रहा है इस टाइम पे, क्योंकि सारा का सारा जो रेनफॉल है इस कैचमेंट में जो फारदेस्ट पार्ट में जो गिर रहा है वाटर या रेनफॉल हो रही है, वो सब कलेक्ट होके एक सिंगल आउटलेट से यहाँ बाहर निकलता है। इसीलिए यहाँ पे हमको सबसे ज़्यादा पीक फ्लड मिलता है जो कि पी पॉइंट पे होता है। ठीक है, इसका मतलब यह है कि सारा का सारा वाटर जो है वो मतलब जितना हाईएस्ट अमाउंट एक कांस्टेंट हो जाता है ना, इसका आउटलेट का जो डिस्चार्ज है कांस्टेंट हो जाता है, और मैक्सिमम कहते हैं जिसको हम, तो वो सारा का सारा यहाँ से बाहर निकलता है। तो यहाँ पे हम मेज़र करते हैं, वही हमारा डिस्चार्ज होता है। और पीक डिस्चार्ज कब होता है? पीक डिस्चार्ज कब होता है? जब जो ड्यूरेशन है रेनफॉल की वो टाइम ऑफ कंसंट्रेशन के इक्वल या उससे ज़्यादा हो जाती है, तो हमें पीक मिलता है। ठीक है, तो generally for large catchments the peak flow occurs after the recession of rainfall. The time interval from the center of mass of rainfall to the peak being essentially controlled by basin and storm characteristics. तो ये जो बेसिन है, यह जो बारिश ये हो रही है, रेनफॉल हो रहा है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक पे डिपेंड करेगा कि पीक कब होगा, पीक कितने समय बाद आकर होगा। सही बात है, रेनफॉल की कैरेक्टरिस्टिक हम नहीं बता सकते। रेनफॉल की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, रेनफॉल का जो नेचर है और इस बेसिन जो कैचमेंट का नेचर है, इस पे डिपेंड करेगा कि पीक कब हमें मिलेगा। ठीक है, multiple peak complex hydrograph in a basin can occur when two or more storm occur in succession. एक पीक मिल रहा है हमें, यदि हमें 2 3 4 पीक मिले तो कब मिल सकता है सर? जब एक स्टॉर्म हुई, वो रुकी, उसके बाद फिर उसके बाद जस्ट बाद दूसरी स्टॉर्म हो गई, फिर उसके जस्ट बाद तीसरी स्टॉर्म हो गई, तो 3 पीक मिल जाएंगे हमें। मतलब एक बार रेनफॉल हुई, फिर रुकी नहीं वो कि फिर दूसरी स्टार्ट हो गई, फिर वो रुकी नहीं कि तीसरी स्टार्ट हो गई। ठीक है, estimation of peak flow and its occurrence being important in flood flow studies are तो जो मल्टीपल पीक कॉम्प्लेक्स कैसे आते हैं आप समझ गए होंगे। ठीक है, तो आज हमने सिर्फ एक पॉइंट देखा है क्रीस्ट सेगमेंट का, उसके बाद हम इसके और पॉइंट देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो ये था हमारा हाइड्रोग्राफ। थैंक यू स्टूडेंट्स।